नमस्कार दोस्तों। टारगेट विच एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हमेशा अपने आप को इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने इस लॉकडाउन की स्थिति में जो आपके पास समय जो मिला है उस समय में आप पढ़ाई कीजिए। आप खेलिए कूदिए सब चीज़ कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। सारा एग्ज़ाम, हाँ थोड़ा डेट उसका आगे बढ़ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वह सभी एग्ज़ाम राष्ट्र में कराया जाएगा। तो इससे यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया। वैसे यह स्पष्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से ही था, जब इलाहाबाद जब यूपी के कुछ बच्चों ने बीईओ ब्लॉक स्तर का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब कि शिक्षा अधिकारी के रैंक का, उसका जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उस एग्ज़ाम को आगे डेट एक्सटेंड करने के लिए कुछ विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर खारिज कर दिया, जिसके कारण अपने नियत समय पर बीईओ का एग्ज़ाम 9 अगस्त और 16 अगस्त को आयोजित करवाया गया उत्तर प्रदेश में। तब से ऐसा आशंका लग रहा था कि सारा एग्ज़ाम अब देश में अपने समय पर ही होगा। थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो जाए लेकिन एग्ज़ाम समय पर होगा। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि जो आप अपने समय का प्रयोग कीजिए और अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो बस एक यही है कि विनम्रता ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। मतलब क्या, आपके अंदर एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए जॉब की ज़रूरत नहीं, सबसे पहली ज़रूरत है आपका विनम्रता। तो आपके अंदर जितनी अधिक विनम्रता होगी उतने अधिक आप अच्छे कहलाओगे। और किसी भी मानव का सबसे बड़ा आभूषण है उसका विनम्रता। इसलिए बोला भी गया है, विनम्रता जिसके अंदर होगा उसके अंदर यदि ज्ञान कम भी है तो भी वह समाज में प्रतिष्ठा के योग होगा, लेकिन ज्ञान अधिक है और उसके अंदर यदि विनम्रता नहीं है तो वह समाज में प्रतिष्ठा में कम होगा। और हमेशा याद रखिए, जो विद्वान होते हैं, जो किताब के विद्वान होते हैं, मतलब किताब पढ़कर, वो अक्सर घमंडी होते हैं, क्योंकि उन्हें घमंड रहता है कि हम सभी कोई नहीं जानता है। लेकिन जिनके अंदर विद्वता होती है, मतलब क्या, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी, तो उनके अंदर घमंड नहीं होता है, वह विनम्र होते हैं। और इस आधार पर बोला भी गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्येत। मतलब क्या, विद्वान की जो पूजा है वह सभी जगह की जाती है, और राजा स्वदेश पूज्येत। राजा की जो पूजा है वह सिर्फ उसके राज्य में ही, उसके देश में ही होता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को ढालिए कि जो आपके अंदर विनम्रता है, और बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दीजिए, यही मेरा आग्रह है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, तो रैयतवाड़ी प्रथा। मतलब क्या, आधुनिक भारत में हम लोग लगातार चल रहे हैं। तो इससे पहले हम देखे थे अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के कुछ क्षेत्र और मद्रास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो जमीन क्या किया, किसानों से छीनकर जमींदारों को दे दिया गया, और जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया। और इसमें कहा दिया गया था कि अकाल पड़े या भूकंप हो या कुछ भी हो, उस समय नहीं मतलब है, हमें तो भू राजस्व जो है, लैंड रेवेन्यू जो है, वो हमें समय समय पर आपको देना होगा। चाहे आप जमीन बेच के दीजिए या आप जो भी कर लीजिए, लेकिन हमें आपको टैक्स समय पर देना पड़ेगा। तो यह था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का कुछ नुकसान भी हुआ जो हम बताए थे। सबसे पहला तो यह था कि जो इससे उस भूमि का वास्तविक जो मालिक था वह मालिक पता ही नहीं था कि इस भूमि का मालिक कौन है, क्योंकि किसान से छीन कर दे दिया गया जमींदार से, और जमींदार को बोल दिया गया कि यदि आप समय पर टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप उस ज़मीन को दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा। फिर वो नहीं करता, फिर तीसरे को दे दिया जाता। दूसरी बात क्या थी, जब कोई मालिक नहीं था तो उस ज़मीन की उपजा किस तरह से बढ़ाई जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। किसान क्या किए, अंततोगत्वा किसानी खेती करना छोड़ दिए। तो ये सब उसका कुछ खामियां थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो शुरू किया गया था। कौन सी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। नाम से ही लग रहा है रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है, वास्तव में देखा जाए तो रैयत का मतलब होता है किसान, मतलब क्या है, कृषक। और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब क्या, किसान के साथ जो प्रबंध किया जाए उसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह कब लागू हुआ,
और इससे भी पहले तो आपको यह समझना होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या। तीसरी बात, कौन तैयार किया था, प्रारूप कौन तैयार किया था, प्रारूप कौन तैयार किया था। चौथी बात, कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल था यह। पांचवी बात, आप यहाँ से यह भी बोल सकते हैं कि जो इसके समय गवर्नर कौन थे, मतलब वायसराय या गवर्नर बोलिए, गवर्नर कौन थे। तो इन सभी बातों को आधार बनाकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि जो रैयतवाड़ी प्रथा जो है वह है क्या। तो क्या शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसको आप उसी तरह से बोलेंगे, ब्रिटिशों के द्वारा भारत में भू राजस्व की एक प्रणाली थी। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में भू राजस्व की जो एक प्रणाली चलाई गई वही एक प्रणाली थी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है रैयत जोर बाड़ी, रैयत का मतलब होता है कृषक, बाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब कि कृषक के साथ जो प्रबंधन किया जाए, जो प्रबंध किया जाए उसे हम रैयतवाड़ी कहते हैं। कृषकों के साथ मतलब क्या, डायरेक्ट किसानों के साथ, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, किसानों के साथ नहीं था, वहाँ पर था क्या, जमींदारों के साथ। तो सबसे पहला दोनों अंतर यह है, यहाँ पर है डायरेक्ट किसानों के साथ, परमानेंट सेटलमेंट में था जमींदारों के साथ, किसानों के साथ नहीं। दूसरी बात, यह कब लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी को रैयतवाड़ी ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी या व्यवस्था थी कर का, भू राजस्व का, वह कब लागू किया गया। तो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया 1793 ईस्वी में, रैयतवाड़ी लागू किया गया कब, 1820 ईस्वी में। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी जो भू राजस्व की जो प्रणाली थी भारत में, जो ब्रिटिशों के द्वारा भारत में भू राजस्व की एक प्रणाली चलाई गई उसे हम लोग रैयतवाड़ी बोलते हैं। जो कब चलाया गया, तो यह चलाया गया 1820 ईस्वी में। दूसरी बात, इसके प्रारूप को, रैयतवाड़ी प्रथा के प्रारूप को मतलब क्या, ड्राफ्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया, तो थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया, तो रीड प्लस मुनरो, रीड प्लस मुनरो, किन दो व्यक्तियों द्वारा, तो रीड प्लस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया। रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसका जो क्षेत्र था वह क्षेत्र कहाँ था, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 51% या ब्रिटिश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 51%। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश भारत, तो फिर मन में आएगा ब्रिटिश भारत क्या है और संपूर्ण भारत क्यों नहीं होगा। ब्रिटिश भारत का कहने का मतलब यह है कि जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था उन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा जाता था, क्योंकि भारत में देसी रियासतें भी थी, मतलब क्या, राजा रजवाड़ों का भी शासन चलता था, तो उसे हम लोग ब्रिटिश भारत के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 51% भाग पर यह था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट जो था वह ब्रिटिश भारत के कुल 19% पर ही था, जबकि रैयतवाड़ी जो है यह ब्रिटिश भारत के कुल 51% भौगोलिक क्षेत्र का 51% भाग पर है। गवर्नर कौन था, अब आएगा, तो गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन था इसका, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका गवर्नर था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जब भी पूछे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से आप लोग याद रखिएगा 1813 to 1823, मतलब क्या, 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। इनके शासनकाल में ही रैयतवाड़ी प्रथा, जो कमियां परमानेंट सेटलमेंट में थी, जो कमियां अस्थाई बंदोबस्त में थी, उन कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा यह प्रथा लाई गई।
सबसे पहले मुनरों के द्वारा यह प्रथा मद्रास में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया सबसे पहले? तो सबसे पहले रयोतबारी जो है यह मद्रास में लागू किया गया। और रयोतबारी प्रथा जो है यह कब लागू किया गया? तो रयोतबारी प्रथा जो है यह 1820 ईस्वी में लागू किया गया। रयोतबारी प्रथा के प्रारूप के निर्माणकर्ता कौन थे? तो प्रारूप के निर्माणकर्ता थे रीड और मुनरो, क्योंकि मुनरो जो थे वह मद्रास के गवर्नर थे। और मुनरो जब मद्रास के गवर्नर थे तो उसी समय इन्होंने मद्रास में इस रयोतबारी प्रथा को लागू किया था मद्रास में। और सबसे पहले यह मद्रास के एक जिला में सिर्फ लगाए थे, उसके बाद यह संपूर्ण मद्रास में लागू किए। दूसरी बात, इसका क्षेत्र कितना था? तो ब्रिटिश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 51% हम लोग बोलेंगे, ना कि बोलेंगे भारत का 51%। ब्रिटिश भारत का 51% भौगोलिक क्षेत्र का 51% भाग पर रयोतबारी प्रथा लागू किया गया। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। रयोतबारी व्यवस्था में था क्या? जो डायरेक्ट किसान से संपर्क किया गया, मतलब क्या, जमीन का जो मालिकाना हक है वह किसानों के हाथ में रहता था। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, जमीन का जो मालिकाना हक था वह जमींदारों के हाथ में दे दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ? एक कि जो श्रमिक मतलब जो किसान उस खेती पर उपजा करते थे उससे उसका डायरेक्ट संपर्क था। और इस रयोतवारी व्यवस्था में यह व्यवस्था किया गया, इसमें भी वह सूर्यास्त का नियम था, लेकिन इसमें व्यवस्था क्या था कि किसानों को जमीन पर जो उपजा करना है उस उपजा के होने के बाद जो टैक्स देना है 1/3 वो टैक्स पे करना था उसको। वहाँ एक अलग व्यवस्था था। वहाँ था क्या कि 10/11 मतलब क्या, 1 रुपया का 90 पैसा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी में देना था। और 10 रुपया मतलब 10% बोल सकते हैं या 10वां भाग बोल सकते हैं, वह जमींदार को रखना था। तो यहाँ पर यह सिस्टम था। दूसरी बात क्या थी कि रयोतबारी व्यवस्था जो थी वह सबसे अधिक पूंजीपति और समाजवादी और विचारधारा के बीच एक समन्वय स्थापित कर रहा था। मतलब क्या, रयोतबारी व्यवस्था जो था यह एक प्रकार से पूंजीवादी और समाजवादी के बीच एक समन्वय स्थापित कर रहा था। और इसमें टैक्स जो देने का काम था यह किसान डायरेक्ट जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करती थी, वहाँ जमींदार पे करती थी, यहाँ पर डायरेक्ट किसान जाकर इस टैक्स को पे करेगा। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट के अपेक्षा रयोतबारी व्यवस्था एक सही व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट किसानों से प्रत्यक्ष संबंध था और डायरेक्ट किसान अपना टैक्स पे करते थे। यदि देखा जाए तो शोषण यहाँ भी है, शोषण वहाँ भी था, किसानों का शोषण यहाँ भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि शोषण नहीं किया जा रहा है, यहाँ भी किसानों का शोषण किया जा रहा है। उनको एक नियत समय पर टैक्स का पे करना है। दूसरी बात अब आता है कि रयोतवारी व्यवस्था जो थी यह किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो रयोतवारी प्रथा जो थी यह मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आसाम के कुछ भागों में भी यह व्यवस्था जो था यह फैली हुई थी। कौन सी? तो रयोतबारी व्यवस्था। रयोतबारी व्यवस्था में यह हम कह सकते हैं कि इस पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के ऊपर था और भू राजस्व का निर्धारण जो था वह भूमि की उत्पादकता पर न करके एक तरह से यह फिक्स कर दिया गया कि जो जितना भूमि है उस पर टैक्स देना था। तो इस प्रकार से हम लोग रयोतबारी को समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है कौन सा? तो महलवारी व्यवस्था। तो महलवारी व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग तो रैयतवारी को भी हम लोग देखें। अब हम लोग देखते थोड़ा सा महलवारी व्यवस्था में क्या है। तो सबसे पहले महलवारी व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटिशों के द्वारा या ब्रिटिश शासन काल में भारत पर
जो एक भू राजस्व की एक प्रणाली थी, मतलब क्या ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया भारत पर एक भू राजस्व की जो प्रणाली चलाई गई, उस भू राजस्व की प्रणाली को हम लोग महलवारी व्यवस्था कहते हैं। महलवारी का मतलब, महल का मतलब यहाँ पर हुआ गांव, कस्बा, प्रांत, और वारी का मतलब हुआ प्रबंध। मतलब क्या, गांव, महल, गांव, कस्बा, प्रांत, और वारी मतलब प्रबंध, इसके साथ प्रबंध, गांव के साथ प्रबंध। परमानेंट सेटलमेंट में था जमींदारों से प्रबंध, रैयतवाड़ी में एग्रीमेंट था किसानों से, महलवारी हो गया अब गांव से। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि वहां पर जमींदार टैक्स पे करता था, यहाँ पर किसान टैक्स पे करेगा, और महलवारी में पूरे गांव का टैक्स कोई एक व्यक्ति जो होगा, जो नियुक्त किया जाएगा, उस पूरे गांव से वह टैक्स पे करेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या थी, टैक्स की दर इतना ज़्यादा था, इतना अधिक टैक्स का दर था, किसान का शोषण इतना अधिक हुआ, उपजा तो होता था, वास्तविक में एक तरह बोले तो जमीन का मालिक भी किसान ही था, लेकिन टैक्स इतना अधिक होने के कारण किसान के पास अधिशेष जो रुपया होता वह नहीं बचता था, और जिसके कारण वह उस खेत में, उस खेत के उपजा में सही ढंग से रुपया इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि किसान के पास रुपया बचता ही नहीं था, क्योंकि इतना हाई रेट टैक्स का था जो वह जमा करने के बाद किसान खुद गरीब हो जाता था। तो इस आधार पे रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी किसानों का बहुत पुरजोर तरीका से शोषण किया गया। अब देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी का अर्थ हम समझा ही दिए। महलवाड़ी का मतलब क्या, महल का मतलब गांव, कस्बा, प्रांत, और वाड़ी का मतलब प्रबंध, मतलब क्या गांव के बीच प्रबंध, मतलब क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गांव के बीच डायरेक्ट प्रबंध, प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध है। और महलवाड़ी है क्या, तो महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासनों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश काल में भारत में चलाई गई एक भू राजस्व की एक प्रणाली है, जिसे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं। जो कैसी प्रणाली है, तो भू राजस्व की प्रणाली, लैंड रेवेन्यू की प्रणाली है। तो यह जो थी रेवेन्यू व्यवस्था थी, इसमें गांव को इकाई मानते हुए यह व्यवस्था लागू किया गया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई इसमें, जैसे रैयतवाड़ी में थी वही सिस्टम यहाँ भी था। मतलब क्या, किसानों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया यहाँ पर, क्योंकि रैयतवाड़ी में भी किसानों को जमीन का मालिकाना हक था, और महलवाड़ी में भी किसानों के पास मालिकाना हक था। तो इस महलवाड़ी का जो प्रोसेस है, मतलब क्या, महलवाड़ी जो है वह कब लागू किया गया, तो महलवाड़ी जो टैक्स का जो प्रणाली था, जो भू राजस्व की जो इकाई थी, उसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया। किसके द्वारा, तो मैकेंजी के द्वारा, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा इस प्रणाली को, महलवाड़ी प्रणाली को, महलवाड़ी कब, 1822। कौन, तो मैकेंजे। मैकेंजे क्या था, तो भू राजस्व। भू राजस्व कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 30। तो देखिए कैसे कैसे था, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। 19% भाग पर था कौन, परमानेंट सेटलमेंट, PS। 51% पर था कौन, तो रैयतवाड़ी। और 30% पर कौन हो गया, महलवाड़ी। तो इस सबको जोड़िएगा आप तो देखिएगा 100% पूछ जाएगा। 51 और 30, 81, 10, 91, 900, मतलब क्या, 100%। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश भूमि के, ब्रिटिश भारत के कुल 30% भाग पर जो था वह महलवाड़ी सिस्टम लागू था। इस सिस्टम में टैक्स की दर बहुत अधिक थी। कभी कभी तो इस सिस्टम में टैक्स की जो दर थी वो 66% तक हो जाती थी, मतलब क्या 66% तक, जिसके कारण इसमें भी, इस महलवाड़ी में भी किसानों का शोषण किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बात था कि यहाँ महलवाड़ी का मतलब गांव को इकाई मानते हुए गांव के प्रधान के द्वारा टैक्स लिया जाता था। किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब गांव के जो प्रधान होते थे वह जाकर टैक्स लेकर किसे सौंपते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ब्रिटिश कंपनी को वह भू राजस्व की दर सौंपते थे। तो अब इन तीनों में तुलना किया जाए
परमानेंट सेटलमेंट और रयोतवारी और महलवारी। तो देखिए एक शब्द में हम लोग तुलना करेंगे। सबसे पहला परमानेंट सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया, जॉन सॉर और रीड के द्वारा, और यह 1793 ईस्वी में किया गया। और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के कुछ क्षेत्रों पर, ब्रिटिश भारत के इन क्षेत्रों पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। यह कुल क्षेत्र का 19% पर था। और उस समय कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे अस्थायी बंदोबस्त में। अब लॉर्ड कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। रयोतवारी में देखें तो रयोतवारी भू राजस्व की यह भी प्रणाली थी। इसका जो था तो इसके संस्थापक कौन थे या इसके प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? तो इसके प्रारूप तैयार करने वाले मोनरो और रीड थे। और रयोतवारी प्रथा के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जिनका शासनकाल 1327 था। और यह जो है ब्रिटिश भारत के कुल 51% भूमि पर, 51 भौगोलिक क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर यह लागू हुआ था। कहाँ कहाँ रयोतवारी लागू हुआ था? मद्रास, बॉम्बे, असम, इन सब प्रेसिडेंसी में यह लागू हुआ। महलवारी, तो महलवारी मैकिन्जे इनके प्रारूपकर्ता थे। वायसराय या गवर्नर कौन थे इस समय भी, महलवारी के समय भी? तो महलवारी के समय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही थे। और तीनों में समानता क्या थी? तो परमानेंट सेटलमेंट, जहां जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया किसानों से भूमि छीनकर, वहीं पर रयोतवारी में भूमि का जो मालिक था वह किसान ही होता था। और महलवारी में भी किसानों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब क्या, किसानों के हाथों में ही भूमि का हक था। रयोतवारी प्रथा जो है वह पंजाब के क्षेत्र में वह लागू हुआ, गंगा के तटीय मैदान क्षेत्र में यह लागू हुआ, मतलब द्वाब के क्षेत्र में यह लागू हुआ, पंजाब में भी यह लागू हुआ, और मध्य प्रांत में भी यह महलवारी प्रथा जो है यह लागू हुआ। यह ब्रिटिश भारत के कुल 30% भूमि पर यह लागू था। और इस समय भी महलवारी प्रथा के समय भी कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ही इस समय भी गवर्नर थे। और एक प्रथा थी इजारेदारी प्रथा, यह भी टैक्स की प्रणाली थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं जो किसानों का जो शोषण है वह अत्यधिक तरीके से, मतलब क्या, अनेक प्रकार से व्यवस्था चलाकर हमारे भारत के किसानों का शोषण किया गया। और अंग्रेज इस बात को जानते भी थे कि कभी ना कभी किसान आंदोलन करेगा, इस कारण से वो क्या करते थे? तो परमानेंट सेटलमेंट में सबसे पहले जमींदार को अपने हक में ले लिए, रयोतवारी में किसानों को पक्ष में ले लिए, उनका शोषण होता था लेकिन पक्ष में ले क्या कि यह जमीन तुम्हारी, जमीन का मालिक तुम है। और महलवारी में क्या किए? गांव के प्रधान को ले लिए। इससे फायदा क्या हुआ उन्हें? आगे जो आने वाला जो भविष्य था उसमें जो युद्ध हुआ, आंदोलन हुआ, क्रांतियां हुई, जिनमें प्रमुख एक तरह से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 क्रांति। उस क्रांति में लगभग 90% जमींदार जो थे वह अंग्रेज के पक्ष में थे। वह क्यों थे अंग्रेज के पक्ष में? तो क्योंकि उन्हें तो अंग्रेज से फायदा होता था, इस कारण से वह भारतीयों के तरफ से वह युद्ध में, वह क्रांति में सपोर्ट नहीं किए, बल्कि वह अंग्रेज की तरफ से थे। इस कारण से या इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत में जो है अंग्रेज इतने दिनों तक शासन किया या राज किया। मतलब क्या, फूट डालो राज करो। यहाँ पर यह हुआ कि हमारे व्यक्ति के खिलाफ ही, हमारे व्यक्तियों को का ही शोषण किया जा रहा था। मतलब क्या, जमींदार भी इंडिया के थे, किसान भी इंडिया के ही थे, लेकिन सभी यहाँ पर अपना अपना प्रॉफिट देखते थे। जमींदार सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता था, ना कि वह किसानों का है। यदि वह ऐसा सोचता तो वह इस तरह के कदम ही नहीं उठाता। तो इन सभी कारणों से हम लोग यह कह सकते हैं कि यह तीनों जो प्रथा थी, इस प्रथा से मतलब क्या, अस्थाई बंदोबस्त, रयोतवारी और महलवारी, इन तीनों प्रथा से या इन तीनों व्यवस्थाओं से किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। और इस शोषण से किसान उबर नहीं पाए, किसान का इतना अधिक शोषण किया गया, किसान खेती छोड़कर शहर की ओर मजदूरी करने की ओर पलायन कर गए। यह सब किसानों का दयनीय स्थिति किया गया। मतलब कि अंग्रेज का जो है लूटना वो अत्यधिक चरमोत्कर्ष पर हो गया था हमारे भारत में। तो हम उम्मीद करते हैं कि रयोतवारी और महलवारी जो व्यवस्था था भू राजस्व की और परमानेंट सेटलमेंट, उसको भी आज हम लेके चले थे, क्योंकि तीनों का जब तुलनात्मक अध्ययन बोले तो 3-4 बात हम लिखेंगे अस्थायी बंदोबस्त से,
3-4 बात रैयतवाड़ी से और 3-4 बात महलवाड़ी से, तो आपका आंसर जो है वह तैयार हो जाएगा। तो तुलनात्मक अध्ययन भी करके हम बतलाए आपको। हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझने में अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित जब भी प्रश्न मिलेगा तो आप सॉल्व कर आइएगा। धन्यवाद।